नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है और इनका निर्वाचन कौन करता है। आप और हम करते हैं। जब चुनाव आप और हम करेंगे तो इस शासन प्रणाली को क्या बोलेंगे, चुनाव प्रणाली को क्या बोलेंगे, हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बोलते हैं। जब जनता के द्वारा चुना जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि राज्यों के प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य से चुने जाएंगे सदस्य। और दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत भी क्या है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उनमें भी क्या है, प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। फिर आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता तो क्या होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल व दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पर न हो। ये लाभ का पद क्या है, लाभ का पद, किसी भी लाभ के पद पर वह न हो। इस लाभ के पद को क्या है, संविधान में क्या है, इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन लाभ का पद किसे माना जाता है, लाभ का पद उसे माना जाता है जिसमें 25% से अधिक भागीदारी किसकी होती है, हमारी सरकार की होती है, तो उसको क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार लाभ के पद पर है तो वो है क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उसमें 25% से कम है सरकार की भागीदारी तो वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जो PSU होती है यानी कि ONGC होगी, हमारी भेल हो गई, ये सारी क्या है, गेल हो गई, इसमें क्या ये चुनाव भी लड़ती हैं और क्या है, ये पद पर भी होती हैं। ऐसा कैसे संभव है, तो पहले क्या था ना, जो ये PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ONGC गेल वेल होते हैं, इसमें ये पहले तो क्या थी, सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। तो अब ये क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। अगर इनमें से कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कैसे लड़ेंगे, अगर 25% से अधिक भागीदारी सरकार की है, अगर 25% से अधिक पैसे सरकार देती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर 25% से कम है तो वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में सवाल पैदा होगा कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, खुद की कंपनी है उसकी, तो क्या वह चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, क्योंकि उसमें वो उसका खुद का काम है, उसका क्या है, प्राइवेट धंधा है, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। और क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए। अब आती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, इसको हम अन्य योग्यता भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है ना, चाहे राज्य का हो या फिर यूनियन टेरिटरी का हो, वहां क्या होना चाहिए, निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए वो। ठीक है, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कोई आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, आरक्षित सीट पर क्या है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह राज्य या फिर संघ, राज्य या संघ का कैसा सदस्य होना चाहिए, SC और ST कैटेगरी का सदस्य होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, रिजर्व सीट पर क्या है, इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, और क्या होगा, हालांकि SC और ST जो कैटेगरी है वो आरक्षित सीटों के अलावा भी चुनाव में खड़ी हो सकती है। ठीक है, और फिर आती है हमारी, ये तो हमने पढ़ ली इसकी योग्यताएं। अयोग्यताएं क्या क्या है, अयोग्यताएं क्या है कि वह मतलब उसने खुद से विदेशी नागरिकता धारण कर ली हो तो भी उसको सांसद नहीं बनाया जा सकता। और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भी क्या है, अयोग्यताएं डिसाइड की गई है। क्या है कि चुनाव हो रहा है और उसने भ्रष्टाचार किया चुनाव में, अगर ये बात उसकी साबित हो जाती है तो भी उसको सांसद नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात हमने बताई, 25% से अधिक सरकार की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि अगर जो चुनावी ब्यौरा होता है, जो मतलब चुनाव लड़ने के लिए उनको एक फिक्स
पैसे दिए जाते हैं कि तुम चुनाव में इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। अगर वो चुनावी ब्यौरा देने में क्या होता है, असफल होता है, तो भी उसको सांसद नहीं बनाया जा सकता। और उसने भ्रष्टाचार किया हो जब वो सरकारी नौकरी में था, ठीक है, और अगर उसको 2 साल से अधिक या फिर 2 साल की सजा हो चुकी है किसी भी अपराध में, तो भी उस व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जा सकता, सांसद नहीं बनाया जा सकता। और क्या अयोग्यताएं हो सकती हैं, उसने जातिवाद, छुआछूत आदि को बढ़ावा दिया हो तो भी वो सांसद नहीं चुना जा सकता है, ठीक है। ये हमारी सारी अयोग्यताएं हैं। अब फिर बात आती है हमारी दल बदल के आधार पर अयोग्यताएं। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, दल बदल। अधिनियम आया हमारा, कब आया, ये अधिनियम आया था 1985 में। 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1985 में ये अधिनियम लाया गया था। क्यों लाया गया था, क्योंकि हरियाणा में एक नारा फेमस हुआ था, आयाराम और गयाराम, आयाराम गयाराम। तो इसमें जो नेता होते थे ना, वो क्या करते थे, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में उनको क्या दिखता था, प्रॉफिट दिखता था, तो वो पार्टी को बदल लेते थे, आयाराम गयाराम। एक ही दिन में बहुत पार्टियां बदलते थे। तो ऐसा सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी सरकार क्या नहीं रह पाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। इसलिए अधिनियम लाया गया 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में, ठीक है। अब इसके तहत क्या है, कैसे सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब कैसे सदस्यता रद्द की जा सकती है इसकी, मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है। अब इसमें टोटल सीटें कितनी होती है हमारी, 543। फिलहाल कितनी है, 543 है। अब 2 पार्टी खड़ी हुई है चुनाव में, ए नाम की और बी नाम की। तो बहुमत कितने में प्राप्त होगा, हमें 272 में प्राप्त हो जाएगा बहुमत। जिसको 272 सीटों पर विजय प्राप्त होगी वो सरकार बना जाएगा अपनी। अब मान लीजिए कि इसको तो 270 सीटें प्राप्त हुई हैं और इसको 273 सीटें प्राप्त हुई हैं। प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो ये पार्टी जीत चुकी है, ये अपनी सरकार बनाएंगी। लेकिन अब इस पार्टी ने क्या चाल चली कि इस पार्टी के 3 सदस्यों को अपनी पार्टी में मिला लिया। अब इसके कितने सदस्य हो गए, 273, मतलब इस पार्टी के 3 सदस्य इसमें जुड़ गए, ठीक है। तो अब सरकार किसकी बनेगी, ए वालों की सरकार बनेगी। तो ऐसे क्या है, अब ये पार्टी चाल चलती है, इसने इसके सदस्य बुला लिए, तो मतलब क्या है, नेताओं के दल बदल होने के कारण सरकार बन ही नहीं पाती, किसी को संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए दल बदल अधिनियम को लाया गया था। अब क्या है, इसकी कैसे सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब चुनाव होने से पहले तो हम क्या है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बीजेपी में है और कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है, चुनाव से पहले तो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन चुनाव होने के बाद अगर कोई भी दल पार्टी को चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उसकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। वह उसको दोबारा इलेक्शन में खड़ा होने पड़ेगा, ठीक है। अब उस आगे क्या होता है, एक तो कारण ये हो गया, और अगर क्या है कोई पार्टी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं, 2, हालांकि अब इसको हटा दिया गया है, और राज्यसभा में कितने होते हैं, 12। अगर ये मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद पार्टी बदल देते हैं तो इनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर 2 बातें हो गई हैं कि एक तो स्वेच्छा से किसी ने दल बदल किया तो पार्टी रद्द कर दी, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। चुनाव से पहले अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद रद्द मानी जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि जो मनोनीत सदस्य हैं, अगर वो करते हैं पार्टी चेंज 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद, तो भी उनकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो एमपी में इलेक्शन हुए थे, एमपी में क्या हुए थे इलेक्शन, सरकार किसकी थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ के नेतृत्व में, और विपक्ष में कौन थी, हमारी एनडीए, ठीक है, शिवराज के नेतृत्व में। अब इसमें से इसकी पार्टी में से एक सदस्य होता है ज्योतिर्सिंधे नाम का व्यक्ति होता है, जो कि क्या है 10 व्यक्तियों को लेकर कहां चला जाता है, एनडीए में शामिल हो जाता है।
अब दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता क्या मानी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। ठीक है, रद्द मानी जाएगी। तो क्या हुआ, अब इसकी सरकार गिर जाती है। कैसे गिर जाती है, क्यों गिरी, क्योंकि 10 लोग चले गए। सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है बहुमत, अब इनका बहुमत क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, तो सरकार भी गिरी और इन 10 लोगों की क्या सदस्यता भी रद्द हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल है लेते हैं हम महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाविकास की नाम की पार्टी थी वहां पर। ठीक है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। तो और जो दूसरी पार्टी थी वो हमारी क्या थी, बीजेपी की पार्टी थी। अब इसमें क्या है, एक नाथ शिंदे ने क्या किया, इसमें होते थे 60 सदस्य, कितने थे टोटल, 60 सदस्य थे। तो इसमें से इसने 2/3 सदस्यों का क्या करवा दिया, दल बदल करवा दिया बीजेपी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दल बदल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दल विलय बोलेंगे। कि अगर किसी पार्टी के सदस्यों का 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती, उसको हम मानेंगे दल विलय। मतलब कि हम इस पार्टी को छोड़ते हैं, हम बहुमत में हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं। तो इनकी सरकार क्या थी, गिर गई थी और फिर किसकी बन जाएगी, हमारी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है तो इसको हम बोलेंगे दल विलय। मतलब अगर 2/3 बहुमत के साथ 2/3 सदस्य, यानी कि 60 के कितने 2/3 हो गए, 40 सदस्यों के साथ वो कहां पर मिल गए, बीजेपी में जाकर मिल गए, तो सरकार गिर जाएगी। और उसको दल बदल भी नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, दल विलय माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये दल बदल के आधार पर अयोग्यताएं थी इनकी। और क्या हो सकता है, इसकी अवधि क्या होती है, लोकसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होती है हमारी, जब वो चुने जाते हैं और जब उनकी पहली बैठक होती है, पहली बैठक से लेकर अगले 5 वर्ष तक उनकी क्या होता है, चुनाव, उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति क्या उससे पहले भी इनको क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। और क्या है, क्या इसको 5 वर्ष को बढ़ाया घटाया जा सकता है, ऑफ कोर्स। 42वें संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था 1976 में, इसकी जो 5 वर्ष की अवधि है उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन में इसको दोबारा 1978 में क्या कर दिया गया, वापस से 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में ये कार्यकाल बढ़ा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था 1975 में आपातकाल लगा तो 1976 में उन्होंने कार्यकाल बढ़ा दिया था, लेकिन 1978 में वापस कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया था। अब बात आती है कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण किसके सामने करते हैं, तो शपथ किसके साथ लेते हैं, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के नीचे जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके समक्ष क्या लेंगे, वो शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण कौन से अनुसूची के तहत करते हैं, हमारे संविधान में लिख रखी है अनुसूची 3 के तहत वह क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, शपथ के बारे में बता रखा है। अब व्यवहारिक रूप में वो किसके साथ समक्ष शपथ लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और क्या है, आर्टिकल 104 में लिखा गया है कि अगर किसी सांसद ने क्या है, शपथ ग्रहण नहीं की है तो वो क्या है, बैठक में भागीदारी नहीं ले सकता, जो सदन की बैठक होगी उसमें भाग नहीं ले सकता है। ये इसकी क्या है, पढ़ी हमने कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, योग्यताएं, अयोग्यताएं और दल बदल विरोधी अधिनियम हमने आज पढ़ा। तो हम आगे पढ़ेंगे लोकसभा के स्पीकर के बारे में हम जानेंगे। एक बात और रह गई कि जो लोकसभा के सदस्यों को जो सदस्यता रद्द करता है, वो रद्द कौन करता है, कि उन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत को बढ़ावा दिया, तो रद्द कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा। ठीक है, और राज्यसभा में स्पीकर कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये क्या करेंगे, उनकी सदस्यता को रद्द करते हैं। और अगर कोई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता रद्द करता है तो वो कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को रद्द करने के लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन की परमिशन चाहिए होती है कि आप देखिए कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, ये ठीक है या गलत है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात आती है
कि जो ये रद्द करते हैं क्या ये एब्सोल्यूट राइट है इनका, मतलब ये आखिरी निर्णय माना जाएगा? नहीं, ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इनकी जांच पड़ताल हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम स्पीकर के बारे में जानेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद साथियों।